हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द विटी टर्टल। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि वी विल कंप्लीट मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड साइमल्टेनियसली। तो मैंने एक क्लास अपलोड किया है मटेरियल कॉस्ट पे और ये दूसरा क्लास मैं ओवरहेड्स पे डालने वाली हूँ। सो आज का ये क्लास इज़ द वेरी फर्स्ट क्लास ऑन ओवरहेड्स, जो कि डिफाइंड है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, राइट? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओवरहेड क्या होता है। हम लोगों को पता है कि एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड बोलते हैं। इन तीनों एक्सपेंसेस को हम लोग साथ में मिलाकर ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है? ओवरहेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट एक्सपेंस ऑफ अ प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। समझ में आ गया? अब हम लोग को क्या देखना है कि द जेनेरिक टर्म यूज टू डिनोट इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको ये एक जेनेरिक टर्म है जो कि इन तीन चीजों को डिनोट करता है। Thus, overheads form a class of cost that cannot be allocated or absorbed but can only be apportioned to cost units. So overhead is a kind of expense जिसको कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट को एलोकेट नहीं कर सकते या किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को एलोकेट नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग इसको सारे कॉस्ट यूनिट्स में इक्वली अपॉर्शन कर सकते हैं। अपॉर्शन मतलब क्या? उस पर्टिकुलर रेशियो में उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको बोला जाता है अपॉर्शनमेंट, ठीक है? जब पुराना टाइम था ना, मतलब कुछ टाइम पहले, लेट्स से 20 साल या 25 साल पहले, जब ऑटोमेशन हमारे मतलब ऑटोमेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, उस टाइम ना ओवरहेड जो था ये उतना उसको उतना कंसिडर नहीं किया जाता था, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस ही इतना हो जाता था, यानी कि जो टोटल प्राइम कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा हो जाता था कि वो टोटल कॉस्ट का 50 से 80% तक वही ले लेता था। तो इसीलिए ओवरहेड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था। लेकिन जब से मॉडर्न ट्रेंड आया तब से मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और मास प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ गई। तब से ओवरहेड कॉस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे कि ज़्यादा ऑटोमेशन हो गया तो ज़्यादा मशीन्स का यूज़ होने लगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फिर हम लोग जिसको वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होने लगी? धीरे धीरे कंसिडरेबली ग्रो होने लगी, जिसकी वजह से ओवरहेड का भी थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस एक प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट में बढ़ने लगा, राइट? हाई ओवरहेड का ये मतलब नहीं है कि एफिशिएंसी कम हो रहा है या प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हाई ओवरहेड का मतलब ये पांचों चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि आपने कोई इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल अप्लाई किया है, जैसे कि अकाउंटेंसी या प्रोडक्शन कंट्रोल या वर्क स्टडी या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें लेट्स से आप लोगों ने अप्लाई किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके लिए ये सब तो जो है ये सब इनडायरेक्ट चीज़ें हैं, तो इनके पीछे जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएगा, वो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही आप कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो अपने सारे मेथड्स को। सो दैट इज एनीवे गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। तो उस केस में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ओवरहेड का खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग इनएफिशिएंट हो गए हैं, ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपका एफिशिएंसी या फिर आपका ओवरहेड जो है बढ़ रहा है, दैट मे बी ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। अगर आप लोग बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई सामान आप पहले कम यूनिट मैन्युफैक्चर करते थे और आज आप उस चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, सो इन दैट केस व्हाट एक्चुअली हैपन्स, आपका मशीनरी का जो कॉस्ट है, प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है, वो बढ़ता ही जाएगा। उस हिसाब से थोड़ा बहुत सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। ये सब तो आपका ओवरहेड्स ही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। तो उस केस में अगर आप लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो तो उस केस में भी आपका ओवरहेड का जो खर्चा है दैट माइट इंक्रीज। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है यूज ऑफ कॉस्टली मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर एंड सिमिलर अदर आइटम्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। अगर आप लोग कॉस्टली मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करोगे, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट,
राइट। फिर बोल रहा है लेस ह्यूमन एफर्ट्स आर नेसेसरी विथ ऑटोमेटिक मशीन्स। सी आपका जो पहले क्या होता था, आपका प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट होता था उसका एक मेजर पोर्शन कहाँ पर चला जाता था, डायरेक्ट वेजेस में। लेकिन क्योंकि आप ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे हैं, तो जो ह्यूमन एफर्ट नीडेड है ना, वो आपका कम हो जाता है। तो अगर आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो वो कॉस्ट ओवरहेड्स में जाएगा ही। तो इसीलिए अगर इस केस में भी आपका ओवरहेड बढ़ रहा है, सो दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुशिंग अप द ओवरहेड टू डायरेक्ट लेबर रेशियो। ये बेसिकली बोल रहा है कि अगर आपका जो लेबर प्रोडक्टिविटी है या वो लेबर प्रोडक्टिविटी अगर आपका बढ़ रहा है या फिर उनका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, आपका जो डायरेक्ट लेबर रेशियो होता है उसकी वजह से ओवरहेड को थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, विच इज गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू सीमा ओवरहेड कॉस्ट क्या है, एग्रीगेशन ऑफ दीज 3 कॉस्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स क्या क्या है ओवरहेड एक्सपेंसेस की, ताकि आपको अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। रेंट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, सुपरविजन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब चीज़ें आ जाते हैं आपके ओवरहेड्स के अंडर में। ओवरहेड्स बेसिकली क्या क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली identifiable or allocable to a cost object in an economically feasible manner, right? अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज ओवरहेड अकाउंटिंग। तो ओवरहेड अकाउंटिंग का जो मतलब इसका मतलब है कि कितना आपका ओवरहेड आ रहा है, यू नीड टू कैलकुलेट दैट, और साथ ही साथ आपको और क्या क्या करना है, कहाँ से वो ओवरहेड आ रहा है, कितने अमाउंट का आ रहा है, उसको हम लोग कैसे किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको हम लोग प्रॉपरली कैसे एलोकेट कर सकते हैं, इन सारे चीज़ के स्टडी को बोला जाता है ओवरहेड अकाउंटिंग। सो इसका जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, टू एब्जॉर्ब देम इन द प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। आपका फर्म जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, आपका मेन एम क्या है कि आपका जो ओवरहेड अकाउंटिंग है वो कैसे उसको आप सारे प्रोडक्ट यूनिट्स में कैसे आप उसको एब्जॉर्ब करा लें, राइट, या फिर आप उसको अपॉर्शन करा लें, दैट इज नोन एज ओवरहेड अकाउंटिंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मीन्स चार्जिंग ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट विद एन इक्विटेबल शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। चार्जिंग ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट्स बन रहे हैं, हर एक यूनिट को चार्ज करना विद एन इक्विटेबल शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। लेट्स से आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है दैट इज कमिंग एज 5000 और आपने 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, तो आपके हर यूनिट के ऊपर कितना आप चार्ज करा सकते हो, 5000 डिवाइडेड बाय 100, तो हो जाएगा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ आप हर ईच यूनिट के पीछे आप चार्ज कर सकते हो। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चार्ज देम टू अ प्रोडक्ट यूनिट। और ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हमें पता है ये डायरेक्टली इसके साथ हम लिंक कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं ना, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस या मटेरियल हो गया, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको एलोकेट नहीं कर सकते हैं या लिंक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, सब में उनको इक्वल रेशियो में या फिर इक्विटेबल शेयर्स में हम लोग उनको डिवाइड कर देते हैं, राइट। In view of this, it becomes necessary to charge them to other product units on some equitable basis, which is called as absorption of overheads, right? Absorption of overhead उसको बोला जाता है। अब देखते हैं क्या क्या important steps हैं overhead accounting में। First आता है collection, classification and codification of overheads। आपको ये डेटा कलेक्ट करना है कि ओवरहेड हम लोग का कहाँ से जनरेट हो रहा है, उनको क्लासिफाई करना है डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या कैटेगरीज हैं आपके, और उनको एक कोड भी देना है, उनमें कोडिंग भी करना है। और क्या करना है, ये सब हो जाने के बाद उनको
उन सारे ओवरहेड्स को आपको एलोकेट करना है, अपॉर्शन करना है, और ज़रूरत पड़े तो आपको उनको रीअपॉर्शन भी करना है, और फाइनली आपको उनको एब्जॉर्ब करना है। आई नो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे ही आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाएंगे ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। द अल्टीमेट ऑफ ओवरहेड अकाउंटिंग इज एब्जॉर्प्शन इन द प्रोडक्ट यूनिट्स। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि एक्यूरेट एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं, राइट। नेक्स्ट जो हमको बुक में दिया है कि ओवरहेड्स को हम लोग एक अच्छे तरह से कैसे समझेंगे, राइट। ओवरहेड्स का स्टडी करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखा हम लोगों ने कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन, ये सारे जो स्टेप्स है ना ये हम लोग एक एक करके अभी पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है कलेक्शन, आपको कलेक्ट करना है ओवरहेड्स को। फिर आता है उनको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई ऑन विच बेसिस, बाय नेचर उनको देखना है कि वो लोग किस नेचर के हैं, क्या ये रेंट है या डेप्रिसिएशन है या कुछ और है। उनके फंक्शंस के हिसाब से उनको क्लासिफाई करना है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है या फिर ये जो हमारा ऑफिस है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उसमें आ रहा है, या फिर फिनिश्ड गुड्स बन जाने के बाद उसको सेल करने के लिए या उसके मार्केटिंग के लिए ये आ रहा है ये एक्सपेंस। ये हमें इन तीनों में डिवाइड करना है। फिर आता है कि ये कौन से एलिमेंट का है, क्या ये मटेरियल है या लेबर है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और क्या आता है, बाय बिहेवियर हम लोग उसको कितने हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट आता है अपॉर्शनमेंट एंड एलोकेशन, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। तो इसको हम लोग अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज प्राइमरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। सो यहाँ पर क्या क्या दिया है, सेकेंडरी का थोड़ा बहुत यहाँ पर 3 मेथड्स दिया है, लेकिन आगे चल के हम लोग इसके अराउंड आई थिंक 5 से 6 मेथड्स हैं जो कि हम लोग आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। फिर क्या है, एब्जॉर्प्शन और रिकवरी, मेथड्स, कॉजेज क्या क्या हैं ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन के। फिर है कि मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। ये सब बेसिकली एब्जॉर्प्शन के क्या क्या मेथड हैं ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अभी हम लोगों ने देखा था इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सो इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, आज हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ईच आइटम ऑफ कॉस्ट इन द रिकॉर्ड्स। हर आइटम का कॉस्ट रिकॉर्ड करना है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ओवरहेड्स कलेक्शन। और उनको मेंटेन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर और ईच कॉस्ट यूनिट। हर एक कॉस्ट सेंटर या हर एक कॉस्ट यूनिट का जो टोटल कॉस्ट होता है उसको एसरटेन करने के लिए हमें हर एक आइटम का जो कॉस्ट है उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डिंग करके रखना ज़रूरी होता है। अब हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हम लोग ओवरहेड्स का ईच आइटम का जो कॉस्ट है वो कितना है, हमें वो कहाँ से पता चलेगा। देखो जैसे कि इसका प्राइस कितना है, हमें ये कहाँ से पता चलेगा, इसके रिसीट से पता चलेगा। जो हमने शॉप से खरीद कर लाया था तो शॉप वाले ने जो हमें रिसीट दिया था उससे पता चलता है, राइट। तो सिमिलरली जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल है तो इनडायरेक्ट मटेरियल का हमें कहाँ से पता चलेगा, उसके डॉक्यूमेंट से। उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, स्टोर्स इश्यू नोट या फिर परचेज वाउचर जो है, उन सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि इसका कॉस्ट कितना है, इस आइटम का कॉस्ट कितना है। और इनडायरेक्ट मटेरियल में आपके क्या क्या आ सकते हैं, कंज्यूमेबल्स आ सकते हैं, लुब्रिकेंट्स आ सकते हैं। कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या है, जैसे कि छोटे मोटे इक्विपमेंट्स लाइक नट एंड बोल्ट, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमेबल। छोटे मोटे जो उनको क्या बोलते हैं, हाँ उनको इक्विपमेंट ही बोला जा सकता है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। फिर स्क्रू ड्राइवर, ये सब चीज़ें आपका कंज्यूमेबल में आता है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग इनडायरेक्ट लेबर की बात करें, राइट, इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो उसका डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, उसका इन्फॉर्मेशन आपके पेरोल शीट से या टाइम शीट से,
इससे आपको पता चलेगा। और ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वेजेस हो सकती हैं, सैलरीज हो सकती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हो सकती हैं, बोनस हो सकता है, इंसेंटिव्स हो सकता है। दिस इज आइडल टाइम। आइडल टाइम कितना हुआ है वो हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों चीज़ों को हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? इसका एक जगह है जहाँ पर हर चीज़ रिकॉर्ड होता है। वो क्या है? दिस इज वेरी कॉमन, कैश बुक। कैश बुक में आपका हर चीज़ रिकॉर्ड होके रहता है। तो इससे हमें हर एक आइटम का कितना कॉस्ट है, कितने कॉस्ट में हम लोगों ने उसको अक्वायर किया था या उसको पाने के लिए हम लोगों ने कितना कॉस्ट इनकर किया था, ये हमें पता चल जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? हर टाइप के कॉस्ट इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए एक और रिकॉर्ड भी होता है हमारे पास, विच इज़ नोन एज सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल्स, राइट। क्योंकि कैश बुक इज़ अ लेजर, तो ये हम लोग का जर्नल है। और ये किन किन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं? फॉर प्रोविजंस ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट एक्चुअली पेड फॉर, जिसके लिए हम लोगों ने एक्चुअली पे नहीं किया है, प्रोविजंस हैं जो, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं सब्सिडियरी रिकॉर्ड से। और कुछ और रिपोर्ट्स होते हैं जहाँ से हम लोग को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पता चलता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या फिर स्क्रैप वेस्टेज हो गया, स्पॉइलेज हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ से भी पता चलता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्या क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं ओवरहेड्स कलेक्शन के? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? स्टोर्स रिक्विजिशन, ये किस लिए है? इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए है। वेजेस शीट, ये किस लिए है? इनडायरेक्ट लेबर के लिए है। कैश बुक क्या है? तीनों चीज के लिए है, अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने। फिर है परचेज ऑर्डर एंड इनवॉइसेस, ये किस चीज के लिए है? इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए है। फिर है जर्नल एंट्रीज, ये तो तीनों के लिए ही है। और अदर रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, ये सब चीजें भी, इससे भी हम लोग को थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट एक्सपेंस या फिर दूसरे चीजों के बारे में पता चल जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एंड द नेचर ऑफ ओवरहेड्स आर एन्यूमरेटेड एज बिलो. For the purpose of overhead accounting, collection of overheads is very important. Yes, we know that it is necessary to identify the indirect expenses, and the above mentioned source documents are used for this. टोटल ओवरहेड एक्सपेंस आपका कितना आ रहा है, इस चीज को एक्यूरेटली समझने के लिए आपको जितना भी आपका ओवरहेड एक्सपेंस आ रहा है उसको प्रॉपरली कलेक्ट करना जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस चीज को आप स्टडी नहीं कर सकते हो, उस चीज को आप उसकी एक्यूरेसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो, राइट। इसीलिए प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। सो क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड बाय सीमा एज the arrangement of items in logical groups. Arrangement of items in logical groups having regard to their nature. उनके नेचर के हिसाब से उनको अरेंज करना, that is known as your classification. या फिर उनके नेचर के हिसाब से करना, या फिर वो लोग जिस पर्पस के लिए हैं उनके हिसाब से उनको क्लासिफाई करना, राइट। सो उसको और क्या बोला जा सकता है? Classification is the process of arranging items into groups according to their degree of similarity. तो बेसिकली आपको चार चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। पहला है कि आइटम्स को आपको उनके लॉजिकल ग्रुप्स के हिसाब से अरेंज करना है, उनके नेचर के हिसाब से, या फिर उनके पर्पस के हिसाब से, या फिर उनके डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी के हिसाब से आपको उनको क्लासिफाई करना है। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। ये क्या एलिमेंट्स हैं? बेस्ड ऑन एलिमेंट्स अभी अभी हम लोगों ने ये डायग्राम में देखा था। क्या है बेस्ड ऑन एलिमेंट्स? दे कैन बी ईदर इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। फिर है बेस्ड ऑन फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन मतलब क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों का रोल क्या है, एक पर्टिकुलर एक्सपेंस का रोल क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग इसको किन किन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। कॉस्ट शीट में हम लोग जिन जिन कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आता है। उसके बाद आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
उसके बाद आता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके बाद आता है R&D ओवरहेड्स, राइट। तो ये है फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, राइट। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफली देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ये क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, हमें पता है विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन में जो लुब्रिकेंट यूज होता है ना, मशीन से फिनिश्ड गुड्स बनता है आपका, लेकिन उस मशीन में जो लुब्रिकेंट्स यूज होता है वो तो हमें फिनिश्ड गुड्स में दिखता नहीं है एज इट इज। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। या फिर जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े तो ऐसे ही नहीं स्टिच हो जाते हैं, उनको स्टिच करने के लिए क्या चाहिए, सुई धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए, नीडल चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है जो कि आपके कपड़ों में डायरेक्टली दिखता नहीं है, दोज आर नोन एज योर इनडायरेक्ट मटीरियल। और क्या क्या हो सकते हैं, स्मॉल नट्स एंड बोल्ट्स, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर है वर्कर्स हु आर नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो जैसे कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, वो लोग डायरेक्टली फैक्ट्री में जाके सामान प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता ही है। सो उनको जो सैलरी या वेजेस पे किया जाता है, who which cannot be directly attributed to a particular cost object, that is known as your indirect labor. Similarly, indirect expenses के क्या क्या further examples हो सकते हैं, जैसे कि सी रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि डायरेक्टली उस कॉस्ट यूनिट के साथ हम लोग एसोसिएट नहीं कर सकते। फिर पावर है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब आ जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, ठीक है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ओवरहेड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अभी अभी हम लोगों ने देखा था फंक्शंस। लेट्स सी फर्स्ट क्या है। फर्स्ट आता है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, राइट। सो आई थिंक आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के आपके फंक्शंस के बेसिस पर क्या क्या हैं, और ये सब हम लोग कंप्लीट करेंगे आने वाले क्लास में। आने वाले क्लास में हम लोग यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे, राइट, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का ही क्लास समझ में आया। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास ही था, जिससे आपको ओवरहेड्स के बारे में एक फेयर आइडिया मिलेगा। और आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया, पसंद आया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।